नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग हायर जुडिशरी एडीजे की, बात करें हम लोग लोअर जुडिशरी आरजेएस की बात करते हैं, यूपीजेएस की बात करते हैं, एमपीजेएस की बात करते हैं, डीजेएस की बात कर सकते हैं, ओजेएस की कर सकते हैं, बिहार जुडिशरी की, यूपी जुडिशरी की बात करते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं जेलों की, जूनियर ऑफिसर की, और साथ ही हम बात करते हैं एपीओ, एडीपीओ, एडीए की एटसेट्रा के। इन सब में अब आपको एक नया सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है, उसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि पहले आपका इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था। तो आइए देखते हैं इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहले हम इसके चैप्टराइजेशन पढ़ेंगे, उसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसके 5 गोल्डन रूल क्या है, कौन से केस के थ्रू आता है, और कुछ इसकी एक्स्ट्रा बातें। तो आइए देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो भी बच्चा इसको पढ़ रहा है अपना एक पेन पेपर साथ लेके बैठे और चुटकियों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के चैप्टराइजेशन याद करें। नंबर 1, नंबर 2 अपने साथ अपना बैरक रखिए, जितनी भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लिखा रही हूँ वो अपने बैरक में जरूर लिखें। स्टार्टिंग करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक्ट नंबर इसका 47 है। एक्ट नंबर 47 कैसे याद करना है, आपको याद होगा आईपीसी का 45 था, आज भी बीएनएस 45 है। जब बीएनएस को प्रोसेस करने के लिए प्रोसीजर आता है, प्रोसीड करने के लिए उसका 46 और इंडियन एविडेंस 47 पे है। इसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 4 पार्ट को डिवाइड किया 12 चैप्टर में, 12 चैप्टर को डिवाइड किया गया सेक्शन नंबर 170 के अंदर किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसका पार्ट नंबर 1 क्या कहता है। पार्ट नंबर 1 में एक प्रॉब्लम ये है कि पार्ट नंबर 1 जो है उस पार्ट नंबर 1 के अंदर आप देखेंगे तो उसका खुद का कोई टाइटल नहीं है, क्योंकि उन्होंने पार्ट नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 कर दिया। तो ऐसे याद करना, पार्ट 1 चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी 1 2 का 2। जब पार्ट 2 को देखेंगे तो उसमें भी यही दिक्कत है, पार्ट 2 का अपना कोई टाइटल नहीं है। पार्ट 2 चैप्टर 2 रेलेवेंसी फैक्ट 3 to 50, यानी पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है किस पर बेस्ड है, वो बेस्ड है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। अगर रेलेवेंसी होगी तो ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, अगर रेलेवेंसी नहीं होगी तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ सारा खेल किससे रिलेटेड है, रेलेवेंसी से रिलेटेड है। आप जो भी कोर्ट के सामने मुद्दा लेकर आते हो उस मुद्दे से रिलेटेड जो बातें होगी वही रेलेवेंट होगी, और जो रेलेवेंट होगी वही एडमिशेबल होगी। जो बात करता है 3 to 50, चैप्टर नंबर 3 है इसका, वो आता ऑन प्रूफ 51 से 103। अब आप प्रूफ लेकर आइए। प्रूफ कैसे लेकर आ सकते हैं, प्रूफ लाने के लिए आपके पास क्या क्या सोर्सेज हैं। तो कहता है इसका चैप्टर नंबर 3 कहता है रुको भाई, प्रूफ की क्या जरूरत है। चैप्टर 3 कहता है फैक्ट्स विच डिड नॉट टू बी प्रूव्ड, जो फैक्ट अपने आप में प्रूव है, जो जैसा आपके सामने जैसा आपको दिखाई देते हैं उन्हें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर आता है फिर बाकी वाले कैसे प्रूव करोगे, तो चैप्टर 4 कहता है ओरल एविडेंस लेकर आ जाओ। कहाँ से कहाँ तक लाओगे, 54 से 55। तो बोला अब क्या करें, ओरल हो गया तो बोला डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर आ जाओ। जो बात करता है 56 से 93। अब क्या होता है, जहाँ डॉक्यूमेंट्री है वह ओरल का वैल्यू नहीं होता है, ये तो दिखती बात है। जैसे मेरे यहाँ पे एक जॉब निकला है कि भैया एलएलबी पास आउट होना चाहिए। आप आते हो सर मैं एलएलबी पास आउट हूँ, मुझे जॉब दे दीजिए, तो मैं कहूँगी मार्कशीट दिखाओ। आप देखा सर मार्कशीट तो मेरी सुनामी में बह गई है और मेरे पास नहीं है, भूकंप में खो गई है, मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं जॉब दे दूँगी? नहीं, क्योंकि जो कुछ डॉक्यूमेंट है मुझे डॉक्यूमेंट सही ला के देना पड़ेगा, मैं उसको ऑरली नहीं मानूंगी। तो क्योंकि सेक्शन नंबर हमारा 54 कहता है कि डॉक्यूमेंट की कंटेंट के अदर देन बाकी सारी की सारी चीज़ों को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ऑरली प्रूव कर सकते हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 6 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा, रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 48 भी ये कहते हैं कि जिस डॉक्यूमेंट का आपके पास रजिस्ट्रेशन है वो डॉक्यूमेंट आपके नॉन रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट के ऊपर ओवरलैप करेगा। सिंपल रूल है। तो क्या का एक्सक्लूजन ऑफ डॉक्यूमेंट्री बाय और एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो यहाँ पे 94 से 103। तो देखो चैप्टर 1 पार्ट 1 चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, पार्ट 2 चैप्टर 2 बात करता है आपके पास रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, पार्ट नंबर 3 कहता है प्रूफ, जिसका तो पहला फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूफ, दूसरा आता आपका ओरल एविडेंस, तीसरा आता डॉक्यूमेंट्री, चौथा आता आपका कंक्लूजन। ठीक है, तो ये हो गए आपके 6 चैप्टर खत्म। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, पार्ट नंबर 4 कहता है मैं हूँ आपका प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। अब इन्होंने कहा चलो आपके पास जो एविडेंस है वो लेकर आओ, उसको प्रोड्यूस करो, फिर हम आपको बताएंगे उसका क्या क्या इफेक्ट है। तो चैप्टर 7 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, तो यहाँ पे पहला आता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली क्या कहता है, क्रिमिनल मैटर पे प्रोसिक्यूशन पर होता है और सिविल मैटर पे किस पर होता है, सिविल मैटर पे प्लेंटिफ पर होता है। लेकिन एक्सेप्शन सभी जगह पे, क्या कहा मैंने, एक्सेप्शन आपको सभी जगह पे मिलेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है क्रिमिनल मैटर पे जब आपको चाहिए प्राइवेट डिफेंस, जब आपको चाहिए जनरल एक्सेप्शन अर्थात BNS का जगह चैप्टर 3 का बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे चला जाएगा, अक्यूज्ड पे चला जाएगा। ठीक वैसे आता है एस्टोपल। एस्टोपल क्या कहता है, एक बार जो कह दिया सो कांट डिनाई बिकॉज ऑफ, माना कि एस्टोपल जी इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ, बट वो क्या है अपने आप में सफिशिएंट, एक बार कह दे तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। देन सेक्शन 121 से 123 और देन चैप्टर नंबर 4 कहता है अब विटनेसेस को बुला के लाओ भाई, विटनेसेस आएंगे एविडेंस देने के लिए, सेक्शन 124 से 139।
और विटनेसेस आने के बाद विटनेसेस की क्या करेंगे, आरती उतारेंगे, नहीं भाई एग्जामिनेशन करेंगे। तो चैप्टर 10 के एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कहाँ से कहाँ तक, 140 से लेकर 168 तक। अब विटनेसेस के हमने एग्जामिनेशन की, सारा प्रोसीडिंग किया। अब इसमें कुछ इम्प्रॉपर एडमिशन हो गया, इम्प्रॉपर रिजेक्शन हो गया, अब क्या करेंगे, तो सेक्शन नंबर 169 के तक कोई बात नहीं। यदि हमारा जस्टिस हो गया तो हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यदि हमारा जस्टिस नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे, इसको न्यू ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। और चैप्टर 10 के तो मैं हूँ रिपील एंड सेविंग्स, जो बात करता है 170। इस रिपील और सेविंग से ही हमारा पहला प्री का क्वेश्चन आता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक कैसा लॉ है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक रिपलिंग एक्ट है। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको रिपलिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि किसी और की जगह पे आया है, नंबर 1। नंबर 2 आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक कैसा कानून है। तो कहता है ये कैसा कानून है, तो भारतीय पहला आता है ये रिपलिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है सा। दूसरा आता है ये कैसा कानून है, क्या ये प्रोसीजर लॉ है, क्या ये सब्सटेंटिव लॉ है, क्या ये प्रोसीजर और सब्सटेंटिव का मिक्सचर है, नो, दिस इज एडजेक्टिव लॉ। इसको कैसा लॉ कहता है, इसको एडजेक्टिव लॉ कहा जाता है, इसको विशेषण विधि कहा जाता है। क्यों इसे एडजेक्टिव लॉ का नाम दिया गया है, क्यों इसको हमने प्रोसीजर लॉ कहना बंद कर दिया है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिविल पे भी अप्लाई होता है, क्रिमिनल पे भी अप्लाई होता है, रेवेन्यू पे भी अप्लाई होता है, मार्शल कोर्ट पे भी अप्लाई होता है, सबके लिए काम आता है, अदर देन एफिडेविट, अदर देन आर्बिट्रेशन। तो ये कैसा एडजेक्टिव लॉ है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जो बात करता है आपके पास एस्टोपल। आपको पता है वो अकेला चैप्टर जो है वो सब्सटेंटिव लॉ की बात करता है। कैसी बात करता है, सब्सटेंटिव लॉ। तो लिखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है वो सब्सटेंटिव लॉ की बात करता है। तो पूरा का पूरा लॉ हमारा कैसा है, एडजेक्टिव लॉ है। और पहले हम बात करते हैं, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम आने से पहले इसको एक प्रोसीजर लॉ के नाम से भी जाना जाता था। आप इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे तो आप देखेंगे एक प्रोसीजर लॉ हुआ करता था, अब इसको एडजेक्टिव लॉ कहते हैं। बट इसका एक चैप्टर आज भी क्या है हमारा, इसका एक चैप्टर आज भी हमारा क्या है, हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। आगे चलते हैं, कैसा लॉ है, ये लेक्स फॉरी लॉ है। कैसा लॉ है, ये लेक्स फॉरी लॉ है। इसके बाद आगे चलते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन अमेंडमेंट कर सकता है, तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट बनी हुई है हमारे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और चूंकि कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है सो इसके अंदर अमेंडमेंट कौन कर सकता है, ये चैप्टर सब्जेक्ट नंबर 12 है, और इसमें अमेंडमेंट कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती हैं, क्योंकि ये समृद्धि सूची का विषय है, और समृद्धि सूची जो है हमारी उस पर स्टेट और सेंट्रल दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। अब आगे चलते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की हम बात करते हैं, इसके 5 गोल्डन रूल्स हैं। कितने गोल्डन रूल्स हैं, 5 गोल्डन रूल्स हैं। और किस केस में कहा गया था, शरद बिरदीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कहा गया है कि इसके अंदर 5 गोल्डन रूल दिए गए हैं। हम जब भी क्लास में पढ़ाते हैं तो ये बताते हैं, और अच्छा तब लगा जब दिल्ली हाई जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा गया था। 3 ऑप्शन थे, चौथा था ऑल ऑफ द वो, उसका आंसर यही था। तो क्या कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 5 गोल्डन रूल, क्या कहता है, नंबर 1 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ, क्या कहता है, हियर से एविडेंस। यानी पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड करता है। बहुत अलग बात है कि इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे, बट फिलहाल ये कहता है एक्सक्लूजन ऑफ हियर से एविडेंस। नंबर 2 कहता है कि एवरी कंडीशन में हमारे यहाँ पे किसकी बात होनी चाहिए, फैक्ट इन इशू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फैक्ट इन इशू होना चाहिए। और तीसरा कहता है कि हमारे पास बेस्ट एविडेंस प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। क्या कहता है, बेस्ट एविडेंस प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, यानी जो भी एविडेंस आपका प्रोड्यूस करके वो हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए। 4th कहता है कि सिर्फ उन्हीं एविडेंस को एडमिशेबल किया जाएगा, उन्हीं एविडेंस को क्या बोलते हैं, एडमिशेबल किया जाएगा जिसे कोर्ट परमिट करती है या रिक्वायर करती है। कोर्ट परमिट करती है या रिक्वायर करती है। और 5वां गोल्डन रूल कहता है कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो फैक्ट एंड इशू कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया है उससे रिलेटेड जो मैटर है वो कनेक्ट होना होगा। सेक्शन नंबर 3 से लगा के 50 तक बस उन्हें ही एडमिशेबल किया जाएगा, उसके अदर देन नहीं। तो क्या कहा, तो पहला कहते हैं साहब ये कि रिपलिंग एक्ट है, दूसरा कहता है एडजेक्टिव लॉ है, तीसरा इसका चैप्टर इरेस्टेबल सब्सटेंटिव लॉ है, चौथा कहता है लेक्स फॉरी लॉ है, 5वां कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों अमेंड कर सकता है, और 6वां कहता है इसके 5 गोल्डन रूल्स क्या हैं। आगे बढ़ते हैं, हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हमारे पास आया एक छोटा सा एक्ट है, सिर्फ इसके अंदर कितने सेक्शन है, इसके अंदर ओनली सेक्शन नंबर 1 से लगा के 170 है।
तो आप हायर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, लोअर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको एक काम करना है, सेक्शन 1 से 170 तक को रटना है। रटने का एक तरीका मैं आपको सिखाती हूँ। रोज़ उठ के आप अपना इसका है सेक्शंस के टाइटल्स रटो। कभी भी इंडेक्स के थ्रू मत रटो, हमेशा पन्ने पलट के रटो। जब भी पलटना है पन्ने, तो 2 काम करो, तो उसके सेक्शन की टाइटल रटो और साथ में ये याद करो कि सेक्शन 3 में कितने इलस्ट्रेशन हैं और उसका टाइटल क्या है, सेक्शन 4 में कितने इलस्ट्रेशन हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। सेम टू सेम एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम और एक आपका कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के इलस्ट्रेशन पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते आ जाइए। हम चलते हैं सेक्शन नंबर 1 की तरफ। सेक्शन 1 की तरफ हम चलते हैं। उससे पहले देखिएगा आपके पास जो बैरिक्ट है, उस बैरिक्ट में आगे इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है कि क्यों हमें इससे चेंजेस की जरूरत पड़ी, क्योंकि अब जमाना हो गया इलेक्ट्रॉनिक बेस पे हो गया है सारा का सारा, तो उसके लिए इसमें काफ़ी चेंजेस की रिक्वायरमेंट पड़ी। फिर आता है अपने पास सेक्शन नंबर 1 कहता है मैं हूँ आपका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिंसमेंट। क्या कहता है, मेरा नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023 है। सबसेक्शन 2 कहता है मैं किस पे अप्लाई होगा, तो सबसेक्शन 2 हमें क्या बताता है, तो सेक्शन नंबर 1 का सबसेक्शन 2 कहता है मैं आपके किस पे अप्लाई होता हूँ, जुडिशियल प्रोसीडिंग पे। किसके अप्लाई होता हूँ, जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे सारा खेल किससे रिलेटेड है, जुडिशियल प्रोसीडिंग से। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग कौन सी, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग हमारी दी गई है BNSS में। कहाँ दी गई है, तो लिखो BNSS में दी गई है। तो यहाँ पे किस जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात होती है, BNSS की। BNSS कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब होता है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग जिस पे ऑथ पे एविडेंस ली जाती है, एफिडेविट नहीं, ऑथ पर एविडेंस ली जाती है या एविडेंस लेने के लिए जिसको क्या किया था, ऑथराइज किया जाता है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब होता है ऑथ पर प्रोसीडिंग लेके आगे काम करना, ना कि एफिडेविट। क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है मैं सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता हूँ, मैं एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता हूँ और एज वेल एज मैं आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग पे भी अप्लाई नहीं होता हूँ। एज साथ ही साथ तो मैं क्या बोलते हैं मार्शल कोड पे भी अप्लाई होता हूँ। तो अंडरलाइन कीजिए मार्शल कोड, यहाँ पे मार्शल कोड वर्ड लिखा हुआ है। यही मार्शल कोड वर्ड आप कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पढ़ते हैं, तो अंडरलाइन करके लिखिए आर्टिकल 34। क्यों ऐड करवाया मैंने आपको यहाँ पे, क्योंकि 2 सेक्शन एक साथ याद हो सके, इसलिए मैंने आपको याद करवाया। आइए केस का नाम लिखते हैं, किस केस में कहा कि एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता है, तो आइए केस का नाम लिखते हैं। केस कहता है सुधा देवी वर्सेस राम नारायण, सुधा देवी वर्सेस राम नारायण 1988। इस केस में कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एफिडेविट की प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होता है। ये बात सही है कि एफिडेविट को लिखो CPC के ऑर्डर नंबर 19 एंड BNSS के सेक्शन नंबर 332 एंड 333 में एडमिशिबल किया जाता है, बट एफिडेविट एक एविडेंस के रूप में नहीं आता है, एफिडेविट एक सपोर्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता है। ये आपका प्री का सवाल भी है और अब आने वाले दिनों में जब क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस के रूप में आता है तो ये आपके मेन एग्जाम का सवाल भी है। तो याद रखना ये बात सही है कि CPC के ऑर्डर 19 और BNSS के सेक्शन नंबर 332 और 333 में एफिडेविट पर सही प्रोसीडिंग की जाती है, पर वो एज एविडेंस के रूप में यूज़ नहीं की जाती है, एज एविडेंस के रूप में यूज़ नहीं की जाती है। एक और केस लिखें निर्मला कुमारी वर्सेस हरीश सिंह, एक और केस लिखेंगे निर्मला कुमारी वर्सेस हरीश सिंह, निर्मला कुमारी वर्सेस हरीश सिंह 2001। इस केस में भी कहा गया है कि एफिडेविट को एज एविडेंस यूज़ नहीं किया जाता है, एफिडेविट जस्ट एक लाइबिलिटी है, एफिडेविट को एज एविडेंस यूज़ नहीं किया जाता है, एफिडेविट जस्ट एक लाइबिलिटी है जो कि पर्सन को बाउंड करती है, अपनी बात को डिनाई करने से रोकती है, जो कि किसी पर्सन को बाउंड करती है, अपनी बात को डिनाई करने से रोकती है। यदि वो डिनाई करता है तो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग की जाती है। तो एफिडेविट जस्ट एक लाइबिलिटी है, नॉट ए एविडेंस है। फिर चलते हैं आगे सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहता है मैं उस डेट को आऊँगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, क्योंकि मैं सेंट्रल का एक्ट हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी डेट क्या दी है, इसकी दी है 1 जनवरी। क्या डेट दी है, 1 जुलाई 2024 दिया है। देन आता है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 कहता है मैं हूँ आपका डेफिनेशन क्लोज। तो सेक्शन नंबर 2 कहता है मैं हूँ आपका डेफिनेशन। अब इसके डेफिनेशन में क्या हुआ, 2 का 1 का एक कोड गया, तो यहाँ सबसेक्शन में है एक कोड गया। फिर से प्री का सवाल है कोर्ट में क्या इंक्लूड है और कोर्ट में क्या इंक्लूड नहीं है। तो कोर्ट में इंक्लूड क्या क्या आता है, तो देखिए कोर्ट में क्या इंक्लूड है, कोर्ट के अंदर आता है आपके पास कोई जज, कोई मजिस्ट्रेट, कोर्ट में जज साहब भी आता है, जज साहब भी आते हैं, मजिस्ट्रेट साहब आते हैं और ऑथराइज पर्सन भी आता है जिन्हें ऑथराइज किया गया है और एविडेंस लेने के लिए।
बट क्या इंक्लूड नहीं है? आर्बिट्रेटर्स नहीं आते हैं। कौन नहीं आता? आर्बिट्रेटर्स नहीं आते हैं। तो याद रखना कोर्ट में कौन कौन आते हैं? कोर्ट आता है, जज साहब आते हैं और ऑथराइज पर्सन आता है जिसको लीगली ऑथराइज किया गया, बट आर्बिट्रेटर्स नहीं आते। एज वेल एज सेक्शन 1 ने कहा कि मैं जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई करता हूँ, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग कौन करता है? कोर्ट करता है, मजिस्ट्रेट करता है। कौन नहीं करता? आर्बिट्रेटर्स। तो यहाँ पे जज में भी कौन नहीं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कौन नहीं आता? आर्बिट्रेटर्स। और सेक्शन 1 भी यही कहता है कि मैं आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होता हूँ। तो आप जाइएगा आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़िएगा। आर्बिट्रेशन एक्ट सेक्शन नंबर 19, आर्बिट्रेशन एक्ट सेक्शन नंबर 19 यही कहता है कि आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट, अब तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सीपीसी, इन दो को यूज़ नहीं किए जाते हैं। जब भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग की जाती है तो वहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सीपीसी अप्लाई नहीं होता है, वो अपना सेपरेटली काम करता है। क्योंकि यदि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में आपकी बात नहीं बनती है तो फिर से आप कोर्ट जा सकते हैं, और अगर ऐसे फिर से कोर्ट पहले से सीपीसी अप्लाई हो गई तो रेस जुडिकेटा लग जाएगा, आप फिर से कोर्ट जा ही नहीं पाओगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सेक्शन 19 कहता है कि, क्या कहता है सेक्शन 19? सेक्शन 19 के तक आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में सीपीसी और एविडेंस को यूज़ नहीं किया जाता है। देन आता है तो एक कोर्ट गया, कैसे क्या? एक कोर्ट गया और वहाँ जाके उसने क्या किया? बी ने कंक्लूसिव प्रूफ प्रोड्यूस किया। तो सेक्शन नंबर 21B कहता है मैं हूँ आपका कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ सबसे पहले आता है व्हाट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। ये कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है आइए समझते हैं। हमारे यहाँ पे प्रिजम्पशन होती है। क्या होती है? प्रिजम्पशन। ये है हमारी प्रिजम्पशन, हिंदी में बोलते हैं उपधारणा। ये 3 प्रकार की होती है, आप सबको ही पता है 3 प्रकार की होती है, लेकिन जो मैं लिखने वाली हूँ वो आपको नहीं पता है। जैसे मैंने कहा प्रिजम्पशन 3 प्रकार की होती है, तो आप में से जो भी पढ़ रहा उनको एकदम दिमाग में मे सेल कंक्लूसिव, नो। प्रिजम्पशन 3 प्रकार की होती है। पहला आता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, दूसरा आता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, और तीसरा आता है मिक्स्ड प्रिजम्पशन। मिक्स्ड प्रिजम्पशन, फैक्ट्स एंड लॉ। तो प्रिजम्पशन 3 तरह की होती है, प्रिजम्पशन फैक्ट, लॉ। जो फैक्ट की प्रिजम्पशन होती है वो होती है आपकी मे प्रिजम्पशन। जो लॉ की प्रिजम्पशन होती है ये 2 तरह की होती है, एक होता है शेल प्रिजम्पशन और एक होता है आपके पास कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। और तीसरी मिक्स है ये जो मे प्रिजम्पशन होती है ये रिब्यूटेबल होती है, जिनको रिब्यूट किया जा सकता है। ये सेल्फ प्रिजम्पशन है, ये भी रिब्यूटेबल होती है, इनको भी रिब्यूट कर सकते हैं। और ये इरिब्यूटेबल होती है, इनको रिब्यूट नहीं किया जा सकता। ये खंडनीय होती हैं, ये भी खंडनीय होती हैं, ये अखंडनीय होती है। ये जो खंडनीय अवधारणा है इसको हम हियर से एविडेंस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड करता है, इसका एक्सेप्शन है। जितनी भी मे प्रिजम्पशन है ऑल इज रिलेटेड हियर से एविडेंस, ये हियर से एविडेंस को भी एडमिशेबल करती है, ठीक है। तो प्रिजम्पशन 3 प्रकार के हैं। तो हमारा सेक्शन में 21B जो है वो उसकी बात करता है कंक्लूसिव प्रूफ। तो कंक्लूसिव प्रूफ का क्या मतलब है? कंक्लूसिव प्रूफ का मीनिंग है इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक फैक्ट को दूसरा फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर दिया गया, एक फैक्ट को दूसरा फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर दिया गया। तो जब डिक्लेयर हो जाता है तो उसके दूसरे की प्रूफ हो जाने पर पहला ऑटोमेटिक प्रूफ माना जाएगा। अब आप उसको डिसप्रूव करने की परमिशन नहीं दे सकते, उसको आप डिसप्रूव करने की परमिशन नहीं दे सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल है सेक्शन नंबर 35, ऑब्लिक करके लिखिए सेक्शन नंबर 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए का सेक्शन 35। बीएसए का सेक्शन 35 कहता है एक बार अगर विल से प्रोबेट बन जाती है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर आपके पास मैट्रिमोनियल मैटर के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। एक बार किसी बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है तब आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और एक बार एडमाइलिटी को लेकर अगर कोई भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है कि एक फैक्ट को दूसरा फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर दिया गया तो किसी भी कंडीशन में उसको डिनाई करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये बी जो है आपका प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो इसको लिख लीजिए प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू। तो जब आपके पास प्री में आएगा तो कंक्लूसिव प्रूफ का पता है कि नोट रिपेटेबल नहीं होती है। मेन में शॉर्ट नोट आएगा तो पहले आपको बैरिक छापना है क्योंकि बैरिक तो लिखना ही है, ये आपने लिखा। फिर इसके एसेंशियल एलिमेंट्स लिखना है। नंबर 1 एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का क्या गया कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर किया गया है।
नंबर 2 आता है एक के प्रूव होने पे दूसरा ऑटोमेटिक प्रूव माना जाएगा, और तीसरा आपका एलिमेंट्स आता है कि ये इरिबटेबल होता है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, तो इसका एसेंशियल एलिमेंट्स लिखा, और देन आपको कंक्लूसिव प्रूफ है केस लॉ लिखना है। तो ऐसे जब आप लिखते हो, पहला लॉ लिखा, फिर एसेंशियल एलिमेंट्स लिखा, और देन आपने उसका केस लॉ लिखा, तो समझ लीजिए आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, जो कि मुझे अक्सर मिलते अक्सर हैं, सिलेक्शन नहीं है वो अलग बात है, लेकिन नंबर तो पूरे में से पूरे मिलते ही मिलते हैं। लॉ में तो हमेशा ही मिलते हैं जितने मिलने चाहिए, बाकी कुछ क्वेश्चन में नहीं भी मिलते हैं तो नहीं मिलते हैं, जो एक्चुअली क्या, तो जितने छोटे क्वेश्चन होते हैं उससे बड़ा फायदा, 3 में से 3 लाना ईजी है, लेकिन 6 में से 6 लाना मुश्किल है, तो वहाँ नंबर डिडक्ट होते रहते हैं, बाकी पूरे देते नहीं है। मेरी कॉपी पढ़ो तो पूरे मिलने चाहिए मेरे, जब आप पढ़ाई हुआ देखोगे तो सब कुछ रटाफिकेशन है, प्लस उसका ये है केस लॉ, तो हर चीज़ में लिखना ही लिखना होता है। एडीजी के एग्जाम में तो अपना गारंटेड है केस लॉ लिखना है, जो आरजेएस के एग्जाम में टाइम मिले तो लिख लिया, नहीं तो नहीं लिखा, ठीक है। तो ये आता है, तो ए कोड गया, बी ने कंक्लूसिव प्रूफ दिया, अब आता है सी फॉर, तो सी क्या कहता है, सी ने उसको क्या कर दिया, डिसप्रूव कर दिया। सी कहा हाँ मैं तेरी बात नहीं मानता हूँ, तो 2(1)C कहता है मैं तो तेरी बात नहीं मानता हूँ, तो 2(1)C कहता है डिसप्रूव। एक्चुअली क्या है, ये अल्फ़ाबेटिक चल रहा है ना, तो मैं उसको ऐसे याद करूँ, डिसप्रूव अपना है शॉर्ट नोट में आ सकता है, प्रूव डिसप्रूव नॉट प्रूव, तो उसको भी रटाफिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसको पहले अंडरस्टैंडिंग करो डिसप्रूव क्या है। कोर्ट के सामने जब कोर्ट को प्रोसीडिंग कर रहा है, कोर्ट के सामने कोई फैक्ट आता है, कोर्ट ये मान के चलता है इस फैक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं है, या कोर्ट कहता है कि मेजिका को प्रूडेंट मैन है, तो उसको भी मान के चलना चाहिए कि इस फैक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि रात को सपने में भगवान आते हैं और कहते हैं कि तुम 4 लोगों की बलि दोगे तो तुम जज बन जाओगे, सुबह उठ के आप 4 लोगों की बलि दे देते हो, पकड़े जाते हो, जैसा आपके सामने कहते हो सब ऐसा कोर्ट कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, सपने में कोई भगवान आ ही नहीं सकते, ऐसी बातें कह ही नहीं सकते, दिस इज़ अ मर्डर, ये तो मर्डर है आपका, ये कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं है, ये कोई जनरल एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ों की कोई सींग पूछ नहीं होती भाई। अभी कोरोना आया था, आपने देखा था, तो एक जनरल ने कहा कि एक हस्बैंड वाइफ ने अपने 2 बेटियों की बलि दे दी, उनको मार दिया, कि बोला रात को सपने में आया था कि अगर तुम अपनी बेटियों को मार दोगे तो इंडिया से कोरोना खत्म हो जाएगा। कोर्ट कहते हैं दिस इज़ नॉट, ये एक्सेप्शन है ही नहीं, बिकॉज ऑफ कि इस फैक्ट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और मैं क्या मेजिका कोई प्रूडेंट मैन होगा, प्रज्ञावान व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति, वो भी कहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, सपने में कोई भगवान थोड़ी आके कहते हैं, कह के जाता है कि तुम ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करो तो ये हो जाएगा, तो दिस इज़ अ मर्डर। ये क्या है, ये मर्डर है, नॉट कल्पेबल होमिसाइड, नो प्राइवेट डिफेंस, दिस इज़ अ मर्डर है। तो क्या कहता है, तो यहाँ पे आता है आपके पास डिसप्रूव का मतलब, तो कहता है कोर्ट जब भी कोई प्रोसीडिंग करता है, कोर्ट के सामने कोई फैक्ट आता है, कोर्ट ये मांगने के चलते इस फैक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं है, या फिर कोर्ट कहता है मेरी जगह पे परिस्थिति में अगर कोई प्रूडेंट मैन, उसको भी मान के चलना चाहिए इसका एग्जिस्टेंस नहीं। पहले आपने लिखा, अब इसका आपने क्या करना है, 2 एसेंशियल एलिमेंट्स बनाना, पहला नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट, और दूसरा दिन प्रोबेबिलिटी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट है, क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी आ जाएगा कि ये मान के चलते हैं कि कहाँ चला गया आपका यह था ना अनस्त के इतना अधिक संभाव्य, तो सेकंड अधिक संभव बन जाएगा, और तीसरा जगह सर्कमस्टेंसेस में प्रूडेंट मैन भी मान के चलता है। तो जब भी आप कोई भी लॉ पढ़ते हो तो उसके एसेंशियल एलिमेंट जरूर बनाया करो, एसेंशियल एलिमेंट्स आपको उसी में मिल जाएंगे। जल्दी ही हमारे भी मार्केट में बैरेक्ट आ रहे हैं, और हमारे हर बैरेक्ट में आपको ये सब मिलेगा, हर बैरेक्ट के हर सेक्शन में जहाँ पे मेन का क्वेश्चन बनता है, बाकायदा उसके अंदर उसका शॉर्ट नोट होगा, और उसका बाकायदा उसके अंदर केस लॉज होंगे, डिफरेंट होंगे, यूनिक लॉ क्लासेस नाम है वैसे यूनिक होंगे, लेकिन समय लग रहा है क्योंकि चीज़ अच्छी बनानी बार बार ना बना के, क्योंकि आनंद फानंद में बहुत सारे बैरेक्ट बन जाते हैं, बहुत सारी कमियाँ रह जाती हैं, बच्चा एक बार तो परचेज कर लेता है लेकिन उनके लिए यूजलेस रहता है, तो इसलिए हमारे थोड़े धीरे धीरे बन रहे हैं, बट जल्दी ही मार्केट में आ जाएंगे हमारे बैरेक्ट्स भी, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके अंदर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, आपके पास सेक्शन अभी समय लगेगा, 6 to 7 मंथ लग जाएंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे टाइप होंगे ना, बार बार प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है, गलती से भी गलती ना हो, क्योंकि मुझे पता मेरे पास जो बैरेक्ट हैं हिंदी में टाइटल कुछ और लिखा है, इंग्लिश में टाइटल कुछ और लिखा हुआ है, मेरे पास जो बैरेक्ट हैं इंग्लिश में रैंक लिखी नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, हिंदी में लिखी है एनी इंस्पेक्टर, तो बहुत सारी कमियाँ हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बैरेक्ट एटलीस्ट वो आए मार्केट में जिनमें बच्चों को टाइपिंग एरर से ना समाधान मिले, जैसे अभी हम लोगों के मॉक टेस्ट में कुछ टाइपिंग एरर थी, तो मैंने बैठ के सारे मॉक टेस्ट ठीक किए, मैंने कहा नहीं बच्चे इरिटेट हो ऐसा नहीं हो, वापस पूरे 10 के 10 मॉक टेस्ट एक से क्वेश्चन मैंने खुद ने वापस अपने निकाला, 99% उसमें गलती नहीं थी, 1% तो मैं भी ह्यूमन हूँ, चूक हो जाए तो अलग बात है, लेकिन गलती से भी गलती ना जाए तो बच्चे को इरिटेशन ना होना पड़े, तो उस तरह से आपको अपना नोट्स पे से बनाना चाहिए। इस तरह से जैसे आपने देखा है, हाँ साथ में हम लोग रीडिंग भी कराते हैं, जैसे क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं तो
जस्ट लाइक अगर कोर्ट की डिफाइन किया तो कोर्ट का सब वापस स्टेट भी कराते हैं कि कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। नंबर 2 आता है कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव proof of another, the court shall on the proof of the fact regard the other is a proof and shall not allow underlying cases shall not allowed evidence to be given for the purpose of the disproving it। तो ये जो डायरेक्ट होता है वो स्टूडेंट से ही हम रीड करवाते हैं। तो हमारे लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चलती लाइव जूम पे चलती हैं जिसमें स्टूडेंट ही रीड करते हैं ताकि उनका अटेंशन होना ज़रूरी है। स्टूडेंट हम कम लेते हैं, फीस हम ज़्यादा रखते हैं, मेहनत हम ज़्यादा करते हैं, भीड़ हम कम रखते हैं ताकि एक एक बच्चे को रीड करने का मौका मिले। मंडे टू फ्राइडे हम लोगों की फाउंडेशन बेस की क्लासेस चलती हैं। सैटरडे को टेस्ट होना मैंडेटरी है। अभी सैटरडे को हमारा पहला टेस्ट आएगा, बाकायदा आप हमारे टेस्ट को देख सकते हैं। अभी हमारा BNSS का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है तो उसका टेस्ट होगा जिसके अंदर हमने पूरा दिया है क्योंकि हम चाहते हैं मेन की तैयारी अभी से करोगे तो प्री खुद ही निकल जाएगा और इंटरव्यू भी निकल जाएगा क्योंकि लिखने की आदत नहीं है जो करनी मैंडेटरी, जिसमें आप लोगों के साथ बैठ के मैं खुद अपना टेस्ट देती हूँ क्योंकि बच्चा ऐसा तो बैठेगा नहीं, तो मैं भी साथ बैठती हूँ ताकि हम दोनों मिलकर टेस्ट दे सके और दोनों की इम्प्रूव हो सके। मुझे भी तो ज़रूरत है भाई, जब तक हूँ तब तक तो पढ़ना ही है, जब तक ओवरेज नहीं हो जाती तब तक एग्ज़ाम देना ही है। तो तैयारी करते रहो, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो पढ़ाने में काम आ जाएगा, नुकसान तो मेरा कहीं है नहीं, है ना। विद्या जितना ज़्यादा सीखोगे उतना काम आती है, राइट। तो हम लोगों के फाउंडेशन बैच चलते हैं। फाउंडेशन बैचेस की जो हमारे टाइमिंग है वो हमारे पास है मॉर्निंग के अंदर हमारा बैच चलता है 7:30 से लगाकर 9:30 तक चलता है। इवनिंग में हमारा एक बैच चलता है 6 to 8 और एक लास्ट बैच चलता है ADJ स्पेशल 8:30 से लगा के 10:30 तक। टोटल 3 है। वैसे कॉमन सब्जेक्ट में तीनों सब साथ ही चलते हैं, सारे स्टेट के साथ चलते हैं। फिर जैसे जैसे सब्जेक्ट अलग होते जाते हैं वैसे वैसे बैच अलग होते जाते हैं। टाइमिंग यही रहता है, बट जैसे जिसका IT एक्ट है तो IT एक्ट के बच्चे बैठेंगे, दूसरे बच्चे नहीं बैठेंगे। किसी का लोकल एक्ट है तो लोकल एक्ट वाले बच्चे बैठेंगे, दूसरे नहीं। किसी का मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल में बैठे, बाकी नहीं। तो कॉमन सब्जेक्ट सबका इक्वल चलता है। प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम लोग स्टडी कराते हैं, जो कि कॉमन सब्जेक्ट BNSS अगर एक बार पढ़ोगे तो इंडिया के किसी भी स्टेट में जाओगे, चाहे लोअर जुडिशरी, चाहे हाई जुडिशरी, चाहे ADA, चाहे APO, चाहे ADPO, चाहे जेलो, जहाँ भी जाओगे वो सब में काम आएगा। ऐसा नहीं कि उस पर्टिकुलर एक चीज़ काम आएगा। तो फाउंडेशन बैच हमारा 1 ईयर का ड्यूरेशन रहता है रिकॉर्डिंग क्लासेस का, जनरली 8 महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं ADJ के पॉइंट ऑफ व्यू से और जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। जब भी आप आते हैं क्लास ज्वाइन करने 3 डेज आपको डेमो मिलेगा, उसके लिए आपको पूरे 100 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 100 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी और उसमें 3 दिन आप डेमो ले सकते हैं। डेमो के ड्यूरिंग आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं मिलेगी, बट डेमो खत्म होने के बाद जैसे आप क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको रिकॉर्डिंग का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप सबको ऑल द बेस्ट और जुड़े रहिए सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स हम डाल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, हमारे वीडियोस देख सकते हैं। इससे पहले मैंने बहुत कुछ पढ़ा रखा है, अगर आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा तो पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, हर एक चीज़ का मीनिंग समझा रखा, बहुत सारे केसेस भी लिखा रखे हैं। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस से जुड़ने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। हाँ, आप जोधपुर आके भी पढ़ाई कर सकते हैं। जिस जगह पे हमारा कोचिंग सेंटर है उसके आसपास बहुत सारा हॉस्टल चलता है, आप आराम से हॉस्टल में रह सकते हैं, रूम लेके भी रह सकते हैं। तो आप सबको ऑल द बेस्ट।